Mangesh Naneshwar Borkar, sir, Director Sambodhi IAS Academy, Mumbai, Thane. And now this is our 6th lecture of 20 days IAS and other services foundation course. In yesterday's lecture, we discuss about civil services examination pattern, that is UPSC civil services examination pattern, and comparatively MPSC state services pattern. Okay. And what is more important, that also we discussed. So finally, conclusion of that yesterday's lecture was, if you want to go for services or if you want to get into administration at the higher level, then you should think about UPSC civil services examination. अगर आपको भविष्य में इस देश के शासन प्रशासन में अगर जाना है, तो हम लोगों ने सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए। सिविल सर्विसेज के लिए हमने फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहिए। अगर आपका सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन नहीं होता है किसी कारण से, ठीक है, अगर सपोज आपने अभी आप ठान लिया कि नहीं मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, फॉरेन सर्विसेज में जाना है, जो भी 24 सर्विसेज मैंने बताई थी, ठीक है, तो उसमें जाना है, उसमें से किसी एक में जाना है, लेकिन अगर किसी कारणवश आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो यू कैन लाइक दिस वॉट एवर प्रिपरेशन वी आर डूइंग right from our like school days or the college days, during college days or even after that, so that will surely benefit you to qualify other central government examinations or state government examinations. So central government की जो एग्जाम्स होती है, जैसे स्टाफ सिलेक्शंस की भी होती है ग्रुप बी लेवल पे, या फिर जैसे आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन, ओके, विच इज कंडक्टेड बाय यूपीएससी, तो उसमें भी आप क्लास 1 ग्रुप ए ऑफिसर बन सकते हो। स्टेट्स में डिप्टी कलेक्टर, एसीपी, असिस्टेंट कमिश्नर सेल टैक्स, डीडीआर डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, तहसीलदार, असिस्टेंट कमिश्नर सेल टैक्स डिपार्टमेंट, डेप्यूटी चीफ ऑफिसर, ओके, डेप्यूटी सीईओ, डेप्यूटी कलेक्टर, ऐसे काफी सारी जो पोस्ट है स्टेट में जो होती है, स्टेट के एग्जाम्स में, वो आप क्वालिफाई करके एक बहुत ही प्रॉपर एज में लाइक 22-23 में आप ऑफिसर्स बन सकते हो। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन related to a very important career, that is career in the paramilitary wings of central government of India, which comes under Ministry of Home Affairs. भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय है, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उसके नियंत्रण में, उससे एडमिनिस्ट्रेट करने वाली, उसके थ्रू एडमिनिस्ट्रेट होने वाली जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, जिसको हम हिंदी में, मराठी में उसको जिसे हम निमलश्करी दल कहेंगे, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। और इन वेरी फर्स्ट लेक्चर आई गेव यू इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू पैरामिलिट्री फोर्सेस। सो पैरामिलिट्री फोर्सेस क्या है, तो जैसे मैंने बताया था कि भाई यूपीएससी सिविल सर्विसेज होती है, वैसे यूपीएससी की सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की एग्जामिनेशन होती है, ओके, उसे सीएपीएफ कहा जाता है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, ओके। सो केंद्र सरकार जो हमारी होती है, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसकी ये पुलिस फोर्स होती है। एंड हियर द पोजीशन इज असिस्टेंट कमांडेंट। सो असिस्टेंट कमांडेंट is a class 1 group A officers post, क्लास 1 ऑफिसर की पोस्ट होती है, ग्रुप ए ऑफिसर की पोस्ट होती है, बहुत अच्छी पोस्ट होती है। और मैंने आपको बताया था कि ये ना मिलिट्री होती है, ना ये सिविलियन होती है, ये दोनों को सपोर्ट करने वाली यंत्रणा होती है ना ये जैसे आम जनता के लिए रेगुलर काम करती है, ना ये हमारे जो मिलिट्री विंग्स होती है, जैसे आर्मी होती है, आर्मी, एयरफोर्स या फिर नेवी होता है ना, उसको ये करते हैं, मतलब उसके जैसा काम करती है। ये दोनों को सपोर्ट सिस्टम देने की काम करती है, ओके। सो दीज पर्टिकुलर पैरामिलिट्री फोर्सेस, these paramilitary forces, they are extending their support to the डिफेंस फोर्सेस एंड टू द सिविलियन फोर्सेस। हमारी सुरक्षा यंत्रणाएं और हमारी सिविलियन यंत्रणाएं जो है, जैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगा, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन होगा, इनफैक्ट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन होगा, तो उसको सपोर्ट करने का काम यह जो पैरामिलिट्री है वो करती है। तो अभी इस पैरामिलिट्री फोर्स में किस तरह से हमें प्रवेश मिलता है, और वो भी
क्लास 1 ग्रुप ए के पोजीशन पे। मैं आप लोगों को ये बात बता देना चाहता हूँ कि जैसे मोस्ट लाइक ओनली 1 or 2 स्टूडेंट्स दे बिलोंग टू अदर स्टेट्स, बट ऑलमोस्ट रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे बिलोंग टू महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पैरामिलिट्री फोर्सेस क्या होती है? इनफैक्ट डिफेंस फोर्सेस, अभी अभी मैंने जैसे बताया कि लाइक very few students they inquire about NDA CDSC examination. Okay, I have been into this particular academic like in institution work since 2006. Okay, मैं full time 2006 से हूँ। 2004 में मैंने जब ये यूपीएससी का फर्स्ट मेंस लिखा था, और when I appeared for the this like when I qualified this paramilitary forces examination, written examinations. So that time I conducted first session, and since 2004-5 I started my work. Okay, तो एक थोड़ा सा ये था कि जिस सिटी से हम बिलोंग करते हैं, जिस गांव से, तो वहाँ के स्टूडेंट्स में थोड़ा सा अवेयरनेस निर्माण हो, इसलिए मैंने उस समय फर्स्ट मेरा सेशन लिया था नागपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में 2005 में. Okay, but that time I qualified this examination, and I even qualified civil services prelims, and then I wrote mains examination. तो sufficient एक knowledge था. तो तब से जाके अब तक मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि इन 16 years में even today there is a lack of awareness about these examinations, not about NDA CD examinations, CDSC examinations, and not about paramilitary. Paramilitary में थोड़े महाराष्ट्र के जो स्टूडेंट्स है वो अभी आ रहे हैं. ओके, महाराष्ट्रातून फार थोडे विद्यार्थी अलीकडच्या काळामध्ये या निमलष्करी दलांमध्ये असिस्टंट कमांडंट पदावरती येत आहेत. तसंच NDA CDSC मध्ये थोडं पार्टिसिपेशन वाढायला लागलेलं आहे. ओके, बट इट इज नॉट अप टू द मार्क, इट इज नॉट सैटिस्फैक्टरी. तो इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें पता ही नहीं होता है कि क्या होती है फोर्सेस, क्या होती है, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस, व्हाट इज अवर ट्रेडिशनल माइंडसेट. हमारा एक पारंपरिक दृष्टिकोण क्या होता है कि हम लोगों को पता होता है कि 10th करना है, 12th करना है, ग्रेजुएशन करना है. ग्रेजुएशन भी वो फिर से वही इंजीनियरिंग और मेडिकल वाली मेंटालिटी है हमारे यहाँ पे. अच्छी मेंटालिटी है, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट मेंटालिटी, है ना. डॉक्टर बनना है तो फिर 10th से नीट का क्लासेस लगाओ, घर वालों को 2-3 लाख से डुबाओ, फिर, है ना. उसमें फिर नीट में से MBBS में एडमिशन मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर BAMS पे कॉम्प्रोमाइज करो. BAMS में नहीं मिला तो BHMS में कॉम्प्रोमाइज करो, है ना. सो इस तरह से इंजीनियरिंग में IIT नहीं मिला, AIEEE के क्लासेस करते हैं. आप में से है क्या कोई AIEEE MBBS या इस तरह से लाइक एनीबडी इज हैविंग दैट टारगेट? मेडिकल में जाना है, MBBS करना है आगे जाके 12th के बाद, या फिर IIT AIEEE वगैरह करके IIT में जाना है. एनीबडी इज हैविंग दैट काइंड ऑफ टारगेट? एनीबडी? किसी को नहीं है? नोबडी? क्या बात है. ओके, सो इट्स लाइक, and I always suggest and advise to parents even that अगर आपको ये बातें अगर समझ गई, how to enter into administration at a higher level at the quite young age, then don't involve and don't unnecessarily kill your time for that engineering or the medical degree courses. Okay, unnecessary वो 4 या 6 साल उसमें वेस्ट करना वो कोई बात नहीं है. ओके, वो डिग्री हो जाती है एक, है ना. प्लान बी की बात करते हैं काफी सारे लोग, लेकिन मैं प्लान ए की ही बात करता हूँ हमेशा. इफ यू वांट टू परस्यू करियर in government services at the higher level, then you should go for small degree courses without any much pressure, and you can enter into services surely. If you are a dedicated student towards your preparation, if you are sincere enough with respect to your UPSC or any services preparation, भले ही आप NDA में जाओ, CDSC में जाओ, पैरामिलिट्री में जाओ, सिविल सर्विसेज में जाओ, स्टेट सर्विसेज में जाओ, बट आप सिंसियरली करने वाले बच्चे हो तो डेफिनेटली आपको सर्विसेज में आने से कोई नहीं रोक सकता. ओके, एंड दैट्स व्हाई दिस प्रोग्राम वी हैव कंडक्टेड और वी हैव ऑर्गेनाइज्ड दिस प्रोग्राम
सो द बेसिक रीजन इज दिस। आगे जो काफी सारे साल वेस्ट जाते हैं स्टूडेंट्स लोगों के ये कोर्स वो कोर्स करने के बाद, तो उस तरह से हम लोगों को आपका वो जो बहुत ही कंस्ट्रक्टिव जो ईयर्स होते हैं ना आपके लाइफ के, वो नहीं गंवाने हैं। ओके, एंड दैट्स व्हाई वी आर कंडक्टिंग दीज 20 डेज फाउंडेशन कोर्स, जिसमें आपको ईच एंड एवरी dimension of the preparation of examination that it will be clear. Now, so let us start with respect to paramilitary forces examination. तो हम अभी फिर से हमारे व्हाइट बोर्ड का उपयोग करेंगे एंड आई विल डिस्कस विथ यू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज थ्रू यूपीएससी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन। ओके, नाउ जैसे फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने बताया था शुरुआत में ही कि हमारे देश में डिफेंस है, जिसके लिए एनडीए और सीडीएससी की एग्जाम होती है। ये एनडीए सीडीएससी के बारे में मैं बाद में सेपरेटली बात करने वाला हूँ। ओके, नेक्स्ट वीक में अभी टाइम मिलेगा, मतलब इसका शेड्यूल रहेगा। आज केवल पैरामिलिट्री के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो एनडीए 12th अपियर हो आप तो यू कैन गिव एनडीए, सीडीएससी ग्रेजुएशन के बाद। ठीक है, ये डिफेंस से रिलेटेड है, सुरक्षा, आर्मी नेवी एयरफोर्स, और सीडीएससी थ्रू ओटीए भी आता है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी मैंने क्या कहा था, पैरामिलिट्री। देखो पैरामिलिट्री सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी और क्या है, आईटीबीपी। ठीक है, और जो सिविल सर्विसेज या स्टेट सर्विसेज की हम बात करते हैं, वो तीसरा सेक्शन है जिसे हम बोलेंगे सिविलियन। ओके, सिविलियन है ना, सिविल्स के लिए, लोगों के लिए सिविलियन। ओके, सो ये जो पैरामिलिट्री है ना, दिस पैरामिलिट्री, इट्स पैरामिलिट्री असिस्टिंग हियर आल्सो एंड हियर आल्सो। जब भी जरूरत पड़ती है तो सीआरपीएफ के जवान आ जाते हैं, और बहुत ज्यादा जरूरत महसूस हुई तो बाकी भी फोर्सेस के लोग सिविलियंस के या मिलिट्री के हेल्प के लिए आ सकते हैं। तो इतना ध्यान में रखिए कि ये अ काइंड ऑफ सपोर्टिव फोर्स टू डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन एंड टू सिविलियन ऑर्गेनाइजेशन। ये फर्स्ट मुद्दा हुआ। नाउ हाउ टू एंटर। ओके, हाउ टू एंटर। सो एंटर किस तरह से करना है, तो इसमें मैं दो बातें आपको बताऊंगा। एक है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एक एग्जाम होता है, एसएससी। इससे भी आप ये जो पांचों फोर्सेस मैंने बताए इसमें एंटर कर सकते हो, लेकिन इसमें जो आप एंटर करोगे वो पुलिस सब इंस्पेक्टर लेवल तक एंटर करोगे, पीएसआई लेवल। एंड दिस पीएसआई, पुलिस सब इंस्पेक्टर, ही इज अ क्लास 2 नॉन गैजेटेड ऑफिसर बेसिकली। जैसे ऑफिसर्स की मैंने बताई थी आप लोगों को कि देयर इज अ क्लास 1 ग्रुप ए सर्विस, क्लास 2 गैजेटेड नॉन गैजेटेड, क्लास 3 एम्प्लॉय और क्लास 4 एम्प्लॉय, है ना। तो प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय एंड चतुर्थ, तो ये एम्प्लॉयज के कैटेगरी में आते हैं, ये ऑफिसर्स नहीं होते हैं। ये क्लास 1 ऑफिसर और क्लास 2 ऑफिसर में भी गैजेटेड नॉन गैजेटेड, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो ये जो पुलिस सब इंस्पेक्टर है ना, ये स्टाफ सिलेक्शन थ्रू ये इस पैरामिलिट्री के पांचों फोर्सेस में जा सकते हैं, बट दीज आर क्लास 2 लेवल ऑफिसर। ठीक है, और इस लेवल से असिस्टेंट कमांडेंट लेवल तक जाते जाते ऑलमोस्ट आपके आपके लाइफ के कम से कम 25 ईयर्स चले जाते हैं। ठीक है, 25 ईयर्स चले जाते हैं। सो इट इज बेटर टू गो फॉर असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन। तो असिस्टेंट कमांडेंट की एग्जामिनेशन कौन कंडक्ट करेंगी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का कौन सा एग्जाम है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस असिस्टेंट
commandants. Exam. Okay, this is the name of this examination. ठीक है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, आर्म पुलिस है यहाँ, ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन. दिस इज, हमारे टाइम पे ना इसमें गर्ल्स को केवल सीआरपीएफ में प्रवेश था एंड सीआईएसएफ में प्रवेश था, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में. मेरा जब आई रिमेम्बर मेरा जो फिजिकल ये था, क्या बोल सकते हैं उसको, एग्जामिनेशन, पीईटी बोल सकते हैं उसको, पीईटी बोलते हैं उसको, फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट, और मेडिकल स्टैंडर्ड्स टेस्ट होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल एग्जामिनेशन और मेडिकल स्टैंडर्ड्स टेस्ट. तो मेरा इंदौर में हुआ था दैट टाइम. ओके, एंड हमारे साथ उस समय करीब वी वेर ऑलमोस्ट 50 मेल कैंडिडेट्स, और 50 मेल कैंडिडेट्स में केवल एक ही गर्ल कैंडिडेट थी. ओके, केवल एक ही गर्ल कैंडिडेट थी. और उसको वहां के जो सोल्जर्स थे ना, जो मतलब उसको ये कहेंगे पैरामिलिट्री फोर्स के जो कांस्टेबल्स होते हैं, वो उन्होंने कहा था कि मैडम आप अगर ये फिजिकल पीईटी अगर निकाल लेती हो तो आपका सिलेक्शन वैसे ही हो जाएगा, और ये बहुत अच्छी पोस्ट है, इसको आप बिल्कुल मिस मत कीजिए. अब बेचारी को ऐसा था कि दैट गर्ल, शी वाज नॉट गुड इन फिजिकल दिस थिंग. ओके, शी वाज नॉट गुड इन रनिंग. ओके, तो उसको वो जो फर्स्ट स्टेज जो था एग्जामिनेशन का, जिसमें रनिंग था, ओके रनिंग था, मैं आपको बताऊंगा कि कितना कितना ये रहता है. सो शी फेल्ड इनटू दैट. ओके, वो उसमें ही फेल हो गई. उसको वो जैसे 800 मीटर्स का एक रेस रहता है, तो स्पेसिफिकली गर्ल्स कैंडिडेट के लिए मेल कैंडिडेट्स की तुलना में ज्यादा टाइम मिलता है, 4 मिनट्स और 45 सेकंड्स मिलते हैं. तो वो क्वालिफाई नहीं कर पाई 800 मीटर्स का जो रेस है, शी डिस्क्वालिफाइड, और फिर उसको जाना पड़ा. तो बात यह है कि आज भी इन पैरामिलिट्री फोर्स में जो वुमेन पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम है. ओके, बहुत कम है. ठीक है, बहुत कम वुमेन कैंडिडेट्स आपको दिखेंगी. अवेयरनेस ही नहीं है. देर आर सो मेनी मिसकंसेप्शंस रिगार्डिंग पैरामिलिट्री फोर्सेस. पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में जो हमारे कंसेप्ट होते हैं, मतलब यहाँ पे मैं महाराष्ट्र में देखता हूँ कि काफी सारी जो महिलाएं हैं, जो यंग गर्ल्स है, they like they get they feel satisfaction, in PSI post. Okay, they feel happy if they got selected as a PSI. पुलिस सब इंस्पेक्टर बन जाती है महाराष्ट्र पुलिस में, तो उनको लगता है कि अरे बाप रे क्या अचीव कर लिया. ठीक है, महाराष्ट्र में डीवाईएसपी अगर बन गई तो ठीक है, अच्छी बात है, डीवाईएसपी महाराष्ट्र में, एसीपी जिसे बोलती है. बट दे कंप्लीटली इग्नोर दीज पैरामिलिट्री फोर्सेस. इनफैक्ट पैरामिलिट्री फोर्सेस में आपको सीआईएसएफ मिल गया, ओके, सीआरपीएफ मिल गया, तो बहुत अच्छा है. अभी विमेन के लिए पांचों फोर्सेस जो है, पांचों फोर्सेस, ऑल 5 फोर्सेस आर ओपन फॉर द विमेन. तो व्हाट हैपन कि लाइक so what happened in paramilitary forces there must be a participation of the women के लिए अभी स्कोप है, उसमें अच्छा स्कोप है, और women ने इसमें गर्ल्स कैंडिडेट ने इसमें जाना चाहिए. तो अभी यूपीएससी की ये जो एग्जाम है पैरामिलिट्री फोर्सेस की, इसके थ्रू असिस्टेंट कमांडेंट का सिलेक्शन होगा. तो सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है और बेसिक क्या चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ. तो फर्स्ट थिंग, एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या है इसका. तो यू शुड बी EY अपीयर 3rd ईयर, किसी भी मतलब इफ यू आर डूइंग बीएससी, सो 3rd ईयर ऑफ बीएससी. इफ यू आर इन बीए, तो 3rd ईयर ऑफ बीए अपीयर, 3rd ईयर ऑफ बीए, बीकॉम, बीबीए, बीएमएस, व्हाटएवर कोर्सेज, या फिर आप बीई में हो तो फाइनल ईयर जो रहेगा आपका, बीई का जो लास्ट ईयर रहेगा, ओके दैट, मतलब फाइनल जो एग्जाम होती है ना किसी भी कोर्स की, तो नॉट एग्जैक्टली 3rd ईयर, बट जो फाइनल ईयर जो होता है किसी भी कोर्स का, उसमें आपने अपीयर होना चाहिए फाइनल ईयर में.
So that time, and second, graduate in any stream. Graduate in any educational stream. कोई भी एजुकेशन की जो स्ट्रीम्स है उसके माध्यम से आप इसमें पहुंच सकते हो, ठीक है। सो ग्रेजुएशन और किसी भी कोर्स के लास्ट ईयर में आपने अपीयर होना चाहिए। सो ये हो गया फर्स्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एज में कैसा है? एज में मिनिमम जो एज है वो 20 होना चाहिए। उसका जिस साल हम अपीयर होते हैं ना, तो उस ईयर का जो 1 अगस्त होता है, दिस इज कंसिडर्ड एज अ स्टैंडर्ड मंथ एंड स्टैंडर्ड डेट। ओके, ये 1 अगस्त को कंसिडर किया जाता है। इसके पहले आपका 20 कंप्लीट होना आवश्यक है, लेकिन इसके पहले आपका 20 कंप्लीट होना आवश्यक है, लेकिन इसके पहले आपका 25 कंप्लीट नहीं होना चाहिए। ओके, सो एज लिमिट क्या होगी आपकी? 20 to 25। दिस एज लिमिट इज फॉर जनरल कैंडिडेट, ओपन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। ये बातें आपको जब जैसे when you qualify your 12th, so after that you will come to know about these things, the policies of government. So 20 to 25, this is age limit for the general category student. 28 is for OBC and 30 is for SC ST, ठीक है। हाँ, सो इसमें अटेम्प्ट का एज सच कुछ नहीं है। जैसे सिविल सर्विसेज में 6 अटेम्प्ट वगैरह मैंने बताए थे, 6, 9 और नो अटेम्प्ट। So here there is as such no attempt limit, but there is a age limit. इसी एज में आपको इस सर्विसेज में अंदर जाना आवश्यक होता है, because these services are totally based on your physical fitness, your medical fitness, right? पैरामिलिट्री हो या जो, और डिफेंस के लिए तो इससे भी कम एज लिमिट होती है, राइट? और डिफेंस के लिए सभी लोगों को सेम एज लिमिट है, उसमें एज रिलैक्सेशन वगैरह एज सच कुछ नहीं है। जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस में एज रिलैक्सेशन, लेकिन डिफेंस में एनडीए सीडीएससी में एज सच देयर इज नो एज रिलैक्सेशन। चलो, तो ये हो गया एक बात कि एजुकेशन एंड एज का क्राइटेरिया। देन पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स इन ऑल फोर्सेस, ऑल 5 फोर्सेस, ठीक है, मेल कैंडिडेट के साथ साथ। अभी कम टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें कुछ आपके फिजिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो मैं बता देता हूं, सो दैट वंस यू गेट दीज फिजिकल स्टैंडर्ड्स, सो लाइक हम बाकी जो बातें हैं वो अच्छी तरह से कर सकेंगे, ठीक है। इसमें देखो, see here in this examination we have फिजिकल स्टैंडर्ड्स। तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? बेसिकली फिजिकल स्टैंडर्ड्स में हमारे यहाँ पे हाइट इज इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, हाइट। ओके, इफ यू आर गेटिंग इनटू पैरामिलिट्री फोर्सेस और सम काइंड ऑफ डिफेंस फोर्सेस, सो हाइट मैटर्स अ लॉट, ठीक है। सो इसमें हाइट का क्या क्राइटेरिया है? अगर मेल कैंडिडेट है तो उसका हाइट होना चाहिए 165 सेंटीमीटर मिनिमम। ओके, इसी को अगर हम फीट और इंचेस में लेंगे तो ये होगा 5 फीट और 4.96 इंचेस। मतलब ये समझ लो कि आपका जो हाइट है ना, ये 5.5 फीट होना चाहिए, 5.5 फीट। ओके, 5.5 फीट। सो यू शुड बी अ टॉल पर्सन, राइट? 165 सेंटीमीटर या 5 फीट 4.96 इंच। सो टोटल अप्रोक्सीमेटली आप पकड़ लो 5.5 फीट आपकी हाइट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट की। विमेन कैंडिडेट की जो हाइट है वो है 157 सेंटीमीटर। हाइट के ऊपर ध्यान देना, किसी को अगर जाना है पैरामिलिट्री में तो हाइट के ऊपर ध्यान देना, ठीक है। तो ये हो गई अप्रोक्सीमेटली 5 फीट 1.81 इंचेस। मतलब ये समझ लो कि 5 फीट 5.2 फीट
हाँ 5.2, ये यहाँ पे 5.5 फीट और यहाँ पे 5.2 फीट, ठीक है। तो इस तरह से मतलब 5 फीट 1.81 इंचेस, मतलब वो ये पकड़ लीजिए अप्रोक्सीमेटली। तो इस तरह से आपका हाइट स्टैंडर्ड होना चाहिए, ठीक है। सो 165 एंड 157 सेंटीमीटर हाइट का स्टैंडर्ड हो गया है। इतनी अगर आपकी हाइट है तो ही आप लोग इसमें एंटर कर सकते हो, क्योंकि वो 1 इंच भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ओके, 1 इंच भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। जब आपका फिजिकल स्टैंडर्ड्स टेस्ट होता है ना, सो दैट टाइम वो पहले आपका ये हाइट करते हैं, फिर हाइट के हिसाब से वेट करते हैं, ठीक है। फिर मेडिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं, मेडिकल स्टैंडर्ड्स में वो आई साइट देखते हैं। आई साइट में 6/6 का विजन, करेक्टेड विजन होता है, ओके। और उसमें 6/12 का भी विजन होता है। तो विजन का तो चल जाता है वैसे, प्लस माइनस 4 का उसमें एक ये होता है, स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। लेकिन हाइट वगैरह ये जो चीजें है ना, दीज आर बेसिक थिंग्स। और जो मेल कैंडिडेट्स होते हैं उनका जो चेस्ट होता है मेल कैंडिडेट के लिए केवल, सो दैट इज 81 सेंटीमीटर होना चाहिए विदाउट एक्सपेंशन। और विथ एक्सपेंशन ये मिनिमम 5 सेंटीमीटर इसका एक्सपेंशन होना चाहिए। मतलब 81 सेंटीमीटर विदाउट एक्सपेंशन है, तो एक्सपेंशन के साथ ये 86 सेंटीमीटर तक आपकी चेस्ट जानी चाहिए। वो बोलते हैं कि सांस लो और फुगाओ, ठीक है। हाँ, वो जो जवान होते हैं वो पैरामिलिट्री के, वो बोलते हैं आपको, वही वही लोग लेते हैं। वो बोलते हैं कि सांस लो और ये करो। तो 81 अगर आपकी मिनिमम चेस्ट है मेल कैंडिडेट की, तो उसको एक्सपांशन उसका मिनिमम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो 86 सेंटीमीटर, इसके ज्यादा भी रहेगा तो चलेगा। एंड वेट इज प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज। सो उसका एक अलग से चार्ट होता है, लेकिन मिनिमम जो वेट होना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए 50 केजी और फीमेल कैंडिडेट के लिए 46 केजी, उसके ऊपर भी रहेगा। सो दैट विल कंसिडर्ड एज पर द एज ऑफ द कैंडिडेट, एज पर द हाइट ऑफ द कैंडिडेट। ओके, सो हाइट एंड एज इज इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू वेट। सर हाइट कितना होना चाहिए मिनिमम? हाँ, हाइट कितना होना चाहिए मिनिमम? मैंने बताया ना अभी, सर मिनिमम थोड़ी बताया ना देर मैंने। 165 सेंटीमीटर मेल, 157 सेंटीमीटर फीमेल। ये 165 सेंटीमीटर मेल मतलब ये हो गया 5.5 पकड़ लो पूरा, और ये 5.2 पकड़ लो फीमेल के लिए। ओके, चलो, तो ये हो गए आपके थोड़े से फिजिकल स्टैंडर्ड्स। और मेडिकल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आपका आई साइट वगैरह अच्छा होना चाहिए। फिर काफी सारी बातें होती है आपको, जैसे मेडिकल स्टैंडर्ड्स में काफी सारी बातें होती है, जैसे आपको जो दोनों जो लेग्स है आपके, वो ठीक तरह से होनी चाहिए, उसमें कोई डिफॉर्मिटीज नहीं चाहिए। देन कोई क्रोनिक डिसीज नहीं होनी चाहिए, लेप्रेसी हो या फिर डायबिटिक हो, ओके, या फिर आपके टिथ्स का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स, ओके। ये इसकी अभी जरूरत नहीं है। वेन एवर यू लाइक इन फ्यूचर, if you qualify these examinations and if you appear for, so that time you will get each and every instructions by the UPSC। आपको एक गैजेट मिल जाता है, and in that each and even in the advertisement the things are already mentioned, ठीक है। तो इसमें हमें अभी जाने की जरूरत नहीं है, but keep in mind you should be a healthy person, you should not have any kind of problems, okay। You should not have any kind of प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू योर हेल्थ। आपको किसी भी तरह से, और जैसे पैरामिलिट्री या जैसे हम डिफेंस में मिलिट्री में जाते हैं, तो एक हेल्दी पर्सनालिटी, साउंड पर्सनालिटी चाहिए होती है। सो यू शुड मेंटेन, यू नीड टू मेंटेन। एंड दैट्स व्हाई आवर इन द ऑन संडे when that Milind Dumbere sir, who is the DIG of Pondicherry, he suggested you that you should play football, you should play cricket, you should play some games, any game, okay। So आप लोगों ने बिल्कुल हंसते खेलते रहना चाहिए, आप लोगों ने गेम्स में पार्टिसिपेट होना चाहिए। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं होते हो तो रनिंग वगैरह जो एक्टिविटीज होती है, जो रेगुलरली होती है, तो ये फिजिकल सारी एक्टिविटी जो है वो आपको करना है, ओके। सो ये हो गया आपका थोड़ा सा हेल्थ से रिलेटेड, फिजिकल स्टैंडर्ड से रिलेटेड। नाउ कम टू द एग्जामिनेशन, ओके, कम टू एग्जामिनेशन। नाउ व्हाट इज सिलेक्शन प्रोसीजर। नाउ ये जो यूपीएससी है ना, ये यूपीएससी ही आपकी एग्जामिनेशन कंडक्ट करेंगी।
but this examination is different from civil services examination. Okay, this is a separate examination which is conducted by UPSC. UPSC इसका स्वतंत्र एग्जामिनेशन लेता है, इसमें रिटन एग्जामिनेशन है. ओके, दैट इज फर्स्ट एग्जामिनेशन, रिटन एग्जाम. शॉर्ट में लिखता हूं मैं, रिटन एग्जाम. अच्छा, आप लोगों को ये नोट भी करना है, हाँ, जिनको लगता है उन्होंने नोट भी करना है इस चीजों को, ठीक है. सो रिटन एग्जामिनेशन है. अब रिटन एग्जामिनेशन में क्या है, तो रिटन एग्जामिनेशन में दो बातें होती है. ओके, उसमें पेपर 1 है, पेपर 1 एंड पेपर 2. ओके, ये जो पेपर 1 है ना, इसका नाम है जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस. जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस. ठीक है, ये पेपर कितने मार्क्स का आता है, ये 250 मार्क्स का पेपर है. ओके, ये 250 मार्क्स का पेपर है और इसमें आपको 2 आवर्स मिलते हैं. ठीक है, सो ये जो पेपर है जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस, इसमें 2 घंटे है और 250 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर होता है. ठीक है, अभी इसमें 125 क्वेश्चंस हो गए. ठीक है, 125 क्वेश्चंस. सो क्वेश्चंस है 125. ओके, मतलब हर्षल प्लीज डोंट राइट ऑन स्क्रीन. हर्षल, क्या करते हो आप? Why you are using whiteboard, हर्षल? ओके, सर क्वेश्चन्स कितने आहे? 125 क्वेश्चन्स. हे काय करतोस तू हर्षल याच्यावरती? व्हाईट बोर्ड वरती हे असं हे करू नको हर्षल. ठीक आहे, सो सी हियर 250 मार्क्स, टाइम 2 आवर्स, क्वेश्चंस 125 क्वेश्चंस. ओके, और जो क्वेश्चंस होते हैं ना, दैट आर प्रिंटेड इन हिंदी एंड इंग्लिश. जो इंग्लिश में है उसी का ट्रांसलेशन दूसरे साइड में, दूसरे साइड में उसी का ट्रांसलेशन, इंग्लिश का ट्रांसलेशन हिंदी में रहेगा. मतलब आपको 5 क्वेश्चंस इस साइड में इंग्लिश में है तो वही 5 क्वेश्चंस का ट्रांसलेशन इस साइड में हिंदी में रहेगा. ठीक है, तो जैसे इसमें दिस इज एडवांटेजियस फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशंस फ्रॉम वर्नाकुलर मीडियम. जो लोग मराठी या फिर अन्य भाषाओं से जो प्रिपरेशन करते हैं, जैसे अभी हिंदी से प्रिपरेशन कर रहे तो उसको फिर हिंदी में आसानी जाएगी, जो मराठी से प्रिपरेशन करेंगे उसको भी हिंदी में आसानी जाएगी. बट दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर रेस्ट ऑफ द मीडियम, सो दे नीड टू कंसिडर इंग्लिश क्वेश्चंस ओनली. ठीक है, सो ये हो गया आपका एक जस्ट नॉर्मल ये 125 क्वेश्चंस. ओके, एंड देन इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है. ओके, नेगेटिव मार्किंग भी है. सो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है. ओके, 1/3 नेगेटिव मार्किंग. ओके, जो 1/3 नेगेटिव मार्किंग के बारे में मैंने आप लोगों को कल ही बताया था. ओके, सो 1/3 रिगार्डिंग 1/3 नेगेटिव मार्किंग वी डिस्कस यस्टरडे कि 3 अगर गलत हो जाते हैं तो आपका जो एक करेक्ट रहेगा ना, वो भी गलत कंसीडर किया जाएगा. जो एक आपका करेक्ट है वो भी गलत कंसीडर किया जाएगा. ओके, तो ये मोटी मोटी बातें होगी. हाँ, यस सर 250 के साइड में क्या है? ये मार्क्स है. 250 मार्क्स, 2 आवर्स, 125 क्वेश्चंस एंड ये 1/3 नेगेटिव मार्किंग सिस्टम. ओके, चलो, तो ये हो गया फर्स्ट पेपर के बारे में. जस्ट आपको इसका स्पेसिफिकेशंस. ठीक है, तो 2 घंटे में आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? 125 क्वेश्चंस. 125 हाँ, तो आपके पास मिनट कितने हैं? 120 मिनट. 20 मिनट्स. तो हाँ, सो ऑन एवरेज हमें ऐसा पकड़ लीजिए कि 1 मिनट हमें मिल रहा है ना. मतलब अगर ये 120 क्वेश्चंस होते तो हमें 1 मिनट रहता था. तो थोड़ा सा क्या है कि 5 क्वेश्चंस के लिए हमें कम समय मिल रहा है, बाकी मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है उसके लिए हमें
1 मिनट लगभग मिल रहा है। तो यहाँ पे टाइम का ज्यादा इशू नहीं है, बिकॉज काफी सारी ऐसी एग्जामिनेशन होती है कि जिसमें 60 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक की एग्जाम्स होती है, स्टाफ सिलेक्शन होती है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे ना जो क्वेश्चन की जो लेवल रहेगी दैट इज डिफिकल्ट, वो थोड़ी एग्जॉस्टिव होती है। एंड दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव इन डेप्थ स्टडी फॉर दिस एग्जामिनेशन। इस एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं होता कि भाई चलो थोड़ा किसी गाइड ले लिया, कोई गाइड ले लिया एंड पढ़ लिया, या है ना, जैसे हम यूजुअली हमें स्कूल्स में आदत होती है कि कोई गाइड उठा लो पढ़ लो, या फिर कॉलेजेस में तो वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट प्रैक्टिस रहती है कि एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन वी गो फॉर एग्जामिनेशन एंड बिफोर एग्जामिनेशन ओनली वी गो थ्रू सम टेक्स्ट। वो भी गाइड का यूज करते हैं हम लोग, है ना, स्टैंडर्ड गाइड्स का। सो दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल विथ रिस्पेक्ट टू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, नॉट इवन फॉर द क्लरिकल लेवल एग्जामिनेशन। अगर आप क्लरिकल लेवल की एग्जामिनेशन भी जो दोगे, और वहां पे अगर आपने सोच लिया कि मैं चलो 3 दिन पहले, 4 दिन पहले या 1 महीने पहले प्रिपरेशन करके निकाल लूंगा, so these examinations are not like this that kind. Okay, there is no comparison with your academic studies and competitive examination. तो ये बिल्कुल बात मेरी ध्यान में रखना कि आप जो स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई करते हो दैट इज विच इज कॉल्ड एज एकेडमिक, और जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हो तो उसके प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा अंतर होता है। अगर किसी को 2022 की असिस्टेंट कमांडेंट की एग्जाम देनी है, या यूपीएससी सिविल सर्विसेज देना है, या एमपीएससी स्टेट सर्विसेज, या राजस्थान पीसीएस देना है, या उत्तर प्रदेश पीसीएस देना है, या कोई भी इनफैक्ट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जैसी भी एग्जाम देनी है, तो हमारी प्रिपरेशन कब से स्टार्ट होनी चाहिए? जैसे 2022 के अगर मई की एग्जाम मुझे देनी है तो मेरी प्रिपरेशन सिंसियरली कब से स्टार्ट होनी चाहिए? आज से, है ना। आज से मेरी सिंसियर प्रिपरेशन मतलब क्या कि मुझे एक मेंटोर चाहिए, एक या एक से ज्यादा भी मेंटोर मतलब गाइडेंस करने वाले लोग, टीचर्स, जिनको इसके बारे में पूरा पता है, ठीक है, जो जानते हैं, जो इस प्रोसेस से गए हुए हैं। इसमें भी आप लोगों को जो एकेडमिक पढ़ाने वाले हैं वो लोग नहीं पढ़ा सकते, वो लोग ऊपर ऊपर का नॉलेज दे सकते हैं, डीपली इसके बारे में नहीं बता सकते। तो यू शुड हैव अ मेंटर। आपको अच्छे टीचर्स चाहिए, मतलब जिन्होंने इस एग्जाम को दी है, जिन्होंने इस एग्जाम्स का एटलीस्ट रिटन क्वालिफाई किया है, जिन्होंने इस एग्जाम्स का फिजिकल टेस्ट दिया है, मेडिकल टेस्ट दिया है, इंटरव्यू तक गए हैं, ऐसे एटलीस्ट कम से कम आप लोगों को मेंटर्स चाहिए। ओके, अदरवाइज आपको ऐसे जनरलाइज लोग नहीं मतलब इसमें गाइडेंस कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो ये हो गया। और एकेडमिक लेवल पे भी मतलब जो एकेडमिशियंस होते हैं, तो उसमें जैसे इंग्लिश है, क्योंकि इसमें इंग्लिश वगैरह सब्जेक्ट्स होते हैं, तो एकेडमिशियंस दे कैन टीच, ओके, दे कैन गाइड अबाउट देयर सब्जेक्ट्स, ओके, वेरी वेल। लेकिन उनको इस एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, पैटर्न होता है, उसका एक अंदाज होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एनीवे, सो इसकी प्रिपरेशन अगर करनी है, क्वालिफाई होना है, तो एडवांस 1 साल पहले हमने स्टार्ट करना चाहिए। मतलब मुझे अगर मई 2022 में अगर इसका एग्जाम देना है, तो कम से कम मई 2021 से मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट होना, प्रॉपर गाइडेंस में, प्रॉपर डेडिकेशन के साथ, कम से कम रेगुलरली 7 to 8 आवर्स प्रिपरेशन मुझे करनी है। प्रिपरेशन करना है मतलब स्टडी करना है, ठीक है। हाँ, ये ऐसा नहीं होगा कि 1 घंटा करेंगे, 2 घंटा करेंगे और छोड़ देंगे। ओके, चलो, सो नेक्स्ट पार्ट पे हम जाते हैं। ये हो गया फर्स्ट पेपर, इसके बारे में मैंने थोड़ा ये बता दिया आपको। अभी जो सेकंड पेपर है ना, सेकंड पेपर, इसका भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सो नाउ सेकंड पेपर, कम टू द सेकंड पेपर। दिस इज सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर हो गया जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस, इसके कंटेंट हम अभी देखने वाले हैं। सेकंड पेपर है हमारा जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन, सर ऐसे। जनरल एबिलिटी और जनरल स्टडीज में क्या फर्क होता है? अभी काम करो, तुम सुनो सिर्फ मेरी बात, ठीक है। हाँ, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है। अभी टाइम अपने पास कम है, तो मैं काफी सारा कंटेंट है अपने पास, तो मैं उसी में कल ही मैंने जनरल स्टडीज के बारे में बताया था। यस्टरडे
आई टॉक अबाउट जनरल स्टडीज और जनरल नॉलेज, है ना। तो ये यहाँ पे क्या लिखा है, जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस, है ना। हाँ, सामान्य योग्यता, ये सामान्य अध्ययन हो गया, है ना, सामान्य योग्यता एंड इंटेलिजेंस। तो ये जो इसमें इसका जो कंटेंट है ना जनरल एबिलिटी का, सो हियर यू विल गेट क्वेश्चंस which are related to reasoning, quantitative aptitude, numerical ability, data interpretation, ओके। सो ये सारी बातें इसमें होती है जनरल एबिलिटी की इसमें। और जनरल एबिलिटी में आपको काफी सारा अलग भी पढ़ना होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका सिलेबस और इसका सिलेबस उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, ये थोड़ा सा वर्ड्स का फर्क है, वर्ड्स उन्होंने थोड़े से चेंज कर दिए, ओके। अदरवाइज इसमें और इसमें दोनों पेपर्स में आपको नॉलेज जो मेंशन किया गया है ना, नॉलेज के जो कंटेंट है ना, दैट आर सेम। हाँ, तो अभी हम बात करेंगे इसके कंटेंट के बारे में। पहले जनरल स्टडीज, देन एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर क्या है, जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस, राइट। जनरल एबिलिटी, सामान्य योग्यता, और इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता, ठीक है। सामान्य योग्यता, सामान्य योग्यता क्या होगी कि आपको काफी सारी बातें पता होनी चाहिए, है ना। जैसे आपको हिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए, ज्योग्राफी का होना चाहिए, छोटी छोटी बातें। जैसे मैंने उस दिन ये समझ लो कि ये जनरल नॉलेज के बराबर ही है जनरल एबिलिटी। तो यस्टरडे ओनली आई डिस्कस विथ यू कि ताजमहल किसने बनाया ये पता होना, ये जनरल नॉलेज की बात होगी, ये जनरल एबिलिटी की बात होगी। लेकिन ताजमहल के बारे में और डिटेल स्टडीज होना, दैट इज इट कम्स इन जनरल स्टडीज, ठीक है। तो ये कल ही हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी ये दो पेपर्स हो गए, जनरल स्टडीज, एसेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। अभी ये जो पेपर जो है ना, सेकंड पेपर जो है, सेकंड पेपर, इसका जो इसके जो मार्क्स है ना, दैट आर 200 मार्क्स। कितने मार्क्स हो गए, 200 मार्क्स, ओके। और हियर दिस 200 मार्क्स, मैं अभी इसको रफ करता हूं। दिस 200 मार्क्स डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। ये जो 200 मार्क्स है इसको 2 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। एक जो सेक्शन होता है 80 मार्क्स के लिए, दूसरा सेक्शन होता है 120 मार्क्स के लिए, ओके। और ये जो 80 मार्क्स वाला जो सेक्शन होता है ना, 80 मार्क्स वाला सेक्शन, ये या तो आपको हिंदी में लिखना है या इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। लेकिन जो भी लैंग्वेज आप चूज करोगे उस लैंग्वेज को आप लोगों को, ओके, जो भी लैंग्वेज आप चूज करोगे उस लैंग्वेज को आप लोगों को आपका जो अटेंडेंस शीट आता है, ओके, अटेंडेंस शीट जो आता है, और जो आपका आंसर बुक होता है ना, जो आपको उस समय प्रोवाइड किया जाता है, वहां पे नोट करना होता है, ठीक है। अगर आपने लिखा कि हिंदी, तो हिंदी दोनों में भी आना चाहिए। नहीं तो आपने अटेंडेंस के इस पे लिखा हिंदी और आंसर बुक पे लिखा इंग्लिश, तो आपको कोई भी मार्क्स उसमें नहीं मिलेंगे। और ये जो सेकंड होता है 120 मार्क्स वाला जो पोर्शन, दैट इज इन इंग्लिश ओनली, ये केवल और केवल इंग्लिश में होता है। तो फर्स्ट में क्या होता है और सेकंड में क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट में जो है, इसमें आपको लिखना है, लॉन्ग आंसर्स लिखने हैं। सेकंड में भी आपको लॉन्ग आंसर्स लिखने हैं, लेकिन दैट बेस्ड ऑन प्रेसीज, दैट बेस्ड ऑन कॉम्प्रिहेंशन, जैसे पैसेजेस, एंड दैट बेस्ड ऑन ग्रामर सेकंड में। लेकिन फर्स्ट में आपको क्या क्या लिखना है, किसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे आपको, तो इसमें हिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, ओके। इसमें स्पेसिफिकली हिस्ट्री में आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, एंड दैट टू फ्रीडम स्ट्रगल। ज्योग्राफी के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, देखो हिस्ट्री ज्योग्राफी हर जगह पे होता है। कॉन्स्टिट्यूशन पे क्वेश्चंस आएंगे, हमारी जो व्यवस्था है, ओके। इकोनॉमी के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, ओके, इकोनॉमी के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। सिक्योरिटी
सुरक्षा, HR, ह्यूमन राइट्स, ओके। और फिर थोड़ा सा एक एनालिटिकल एबिलिटी एक होती है। एनालिटिकल मतलब क्या है कि जैसे एनालिसिस करना, ओके, किसी चीजों का एनालिसिस करना, वर्गीकरण बोलते हैं, विश्लेषण बोलते हैं उसको, ठीक है। सो एनालिटिकल एबिलिटी, ओके। तो इस पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हिस्ट्री पे स्पेसिफिकली मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, देन ज्योग्राफी में अभी स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया है सिलेबस में, लेकिन ज्योग्राफी में आप ये समझ लेना कि क्लाइमेट पे भी आ सकता है, ओशनोग्राफी पे भी आ सकता है, फिजिकल ज्योग्राफी पे भी आ सकता है, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, सब कुछ आ सकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी जो सिस्टम है, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज, है ना, हमारा इलेक्शन कमीशन, काफी सारी बातें हैं उसमें। तो पॉलिटी में पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा, संपूर्ण हमारी व्यवस्था आएंगी, उसमें आ सकता है, उसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे, आपको लिखने को आएंगे, ओके। यू नीड टू राइट आंसर्स टू क्वेश्चंस विच हैव आस्क्ड। जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, उसके ऊपर आपको लिखना है, ओके। जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके ऊपर आपको लिखना है। और ये जो सेकंड जो पेपर है, जो मतलब ये जो हाँ, ये जो सेकंड पेपर है जिसमें ये 80 क्वेश्चंस है, तो इसके लिए 3 आवर्स का है, मतलब 200 मार्क्स और 3 आवर्स का पेपर रहेगा। और इसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे, वो क्वेश्चन सारे के सारे आपको अटेम्प्ट करने हैं, ओके। सारे के सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। और इसमें जैसे मैंने कहा कि सेकंड पोर्शन जो है 120 मार्क्स का, फर्स्ट पोर्शन मैंने बताया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, सिक्योरिटी सुरक्षा, ह्यूमन राइट्स और इकोनॉमी, ये 80 क्वेश्चंस का हो गया। और जो सेकंड सेक्शन जो हो गया आपका, दैट इज रिलेटेड टू योर प्रेसीज, मतलब 1/3 पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन मतलब पैसेजेस होते हैं, उसके ऊपर आपको आंसर्स लिखना है। लैंग्वेज स्किल्स है, ग्रामर है, उसके ऊपर आपको 120 मार्क्स का मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो ये पार्ट ए और पार्ट बी होता है आपके सेकंड पेपर में, ओके। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 और पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए फॉर 80 मार्क्स, 80 मार्क्स, पार्ट बी फॉर 120 मार्क्स, ओके। मैंने शायद क्वेश्चन कहा था। सो पार्ट ए फॉर 80 मार्क्स, पार्ट बी फॉर 120 मार्क्स, ऐसे मिला के आपके 200 क्वेश्चंस हो जाएंगे इसमें। तो जैसे अभी आप लोग स्कूल डेज में देखो, स्कूल डेज में आपने ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, थोड़ा सा सिविक्स तो पढ़ा ही होगा, लेकिन सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स, ये सब चीजें आप लोग नहीं पढ़ते। थोड़ा थोड़ा रहता है आपके स्कूल्स में, लेकिन इतना ज्यादा नहीं रहता। तो सिक्योरिटी से मीनिंग है कि हमारे देश की सुरक्षा। हमारे देश में जैसे नक्सलिज्म के प्रॉब्लम्स होते हैं, टेररिज्म के प्रॉब्लम्स होते हैं, है ना। कभी कभी एक स्टेट के लोग दूसरे स्टेट के लोगों के साथ भाषा के बिकॉज ऑफ लैंग्वेज झगड़ते रहते हैं, है ना। HR मतलब ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, मानवाधिकार, है ना, मानवाधिकार। किसी को पता है क्या, व्हाट डू यू मीन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मानवाधिकार? हाँ, ह्यूमन राइट्स क्या होता है, पता है किसी को? एनीबडी? The basic rights. anybody anybody is having answer of this question, what is human rights? मानवाधिकार क्या है? We have right to speak. We have right to do anything. Means we have right to walk in like that. राइट। पानी, पीने का पानी, है ना, पीने का पानी सबको मिलना चाहिए, ओके। ये हमारा ह्यूमन राइट है, मानवाधिकार है, Yeah. Yes. है ना। पीने का पानी सबको मिलना चाहिए। हम कहीं पे भी जा सकते हैं, भारत में कहीं पे भी हम घूम सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन हम कर सकते हैं, ये हमारा मूलभूत के साथ साथ ह्यूमन राइट्स है, मूलभूत अधिकार के साथ साथ ह्यूमन राइट्स है, हमारा मानवाधिकार है। आप Yes. खुद को एक्सप्रेस कर सकते हो, है ना, आप खुद को एक्सप्रेस कर सकते हो। जैसे मैंने पूछा आप लोगों को कौन सी हॉबीज है, तो आपने कहा डांसिंग है, पेंटिंग है, ड्राइंग है, वगैरह वगैरह, आपके हॉबीज एंड इंटरेस्ट है, राइट। तो ये देखो, मतलब एक एक व्यक्ति को
उसके लाइफ टाइम में जो भी चीजें करनी होती है ना नेचुरली, क्योंकि नेचर ने कोई भी रिस्ट्रिक्शंस हमारे ऊपर नहीं थोपे हैं। ये हम लोग है, ये हम ह्यूमन बीइंग है। जिस ह्यूमन बीइंग ने एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति पे, या फिर एक किसी बड़े समाज ने दूसरे समाज पे रेस्ट्रिक्शंस थोपे हैं, राइट। सो अभी बड़ी बात हो जाएंगी, इसलिए आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल। सो ये समझ लेना कि जैसे हमारे देश में जैसे महिलाओं के अधिकार होते हैं, है ना, तो हम काफी बार ये देखते हैं कि महिलाओं के राइट्स का वायलेशन होता है। बच्चियों को पढ़ने नहीं दिया जाता। अगर आप रूरल एरियाज में जाओगे या इवन इन अर्बन एरियाज, लड़कियों की शादी हो जाती है बहुत जल्दी, ठीक है, 16वें साल में 15वें साल में शादियां होती है। ये क्या हो गया, उनके एक प्रकार से ह्यूमन राइट का वायलेशन हो गया उनका। वो पढ़ना चाहती है, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता। काफी सारे हमारे यहाँ पे बैकवर्ड रीजन्स है, हिली एरियाज है, जहाँ पे ट्राइबल्स लोग पढ़ नहीं सकते। उनको उनकी जो जीवनावश्यक बातें जो होती है वो उनको नहीं मिलती है ना, उनके पास नहीं पहुंचती है। काफी सारे बैकवर्ड कम्युनिटीज है ना, उनको वो पावर्टी में रहते हैं, गरीबी में रहते हैं, है ना। तो या फिर कस्टोडियल डेथ्स होती है हमारे यहाँ पे। जैसे पुलिस प्रशासन में कभी कभी ये होता है कि पुलिस पकड़ के लेके जाती है किसी व्यक्ति को, कोई एलिगेशंस लगाते हैं उसके ऊपर, मारते हैं उसको, उसके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है। सो देर आर सो मेनी थिंग्स विच आर रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स। सो सिक्योरिटी में मैंने कहा कि जैसे हमारे देश में नक्सलिज्म का प्रॉब्लम है, मतलब इंटरनल प्रॉब्लम हो गया। एक्सटर्नल में हमारा टेररिज्म का प्रॉब्लम है ना। काफी सारे आउटफिट्स होते हैं जो समाज के लिए धोखादायक होते हैं, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है। हाँ, तो उसके ऊपर ये जनरल अंडरस्टैंडिंग की बातें होती है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस आएंगे। इंडियन इकोनॉमी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन मैंने किया था। बाद में जब हम यूपीएससी और पूरे सारे एग्जाम्स का सिलेबस हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक से, सो इन दैट आई विल डिस्कस ऑल दीज सेक्शंस, ठीक है। अब मैंने जनरल स्टडीज की बात की थी, तो जनरल स्टडीज में एक ये हो गया। और ऐसे ऐसे एंड कॉम्प्रिहेंशन में आपको प्रेसीज, आप लोगों ने सबने स्कूल्स में लिखे हैं प्रेसीज, प्रेसिज राइटिंग अपनी भाषा में लिखना होता है। अगर 100 वर्ड्स दिए आपको, अगर 100 वर्ड्स दिए तो 100 वर्ड्स का कितना लिखना है आपको, 33 वर्ड्स में लिखना है। दैट इज कॉल्ड एज प्रेसिज, 1/3 पैराग्राफ। और कॉम्प्रिहेंशन भी आप लोग करते होंगे। कॉम्प्रिहेंशन मतलब आपको एक पैसेज दिया जाता है, पैसेज के ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चंस हाँ के सर। आपको आंसर लिखने होते हैं। सो दैट इज ऑल्सो इजी। तो प्रेसिज का कोई चैलेंज नहीं, कॉम्प्रिहेंशन का कोई चैलेंज नहीं। और फिर आपको कुछ ग्रामर के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। तो ये होगा आपका 120 जो मार्क्स है ना, उस 120 मार्क्स में ये सारा का सारा आपको पूछा जाएगा। और 80 मार्क्स में आपको जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी वगैरह से रिलेटेड जो भी है वो आप लोगों को पूछा जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका सेकंड पेपर। सेकंड पेपर में एक बात ध्यान रखना कि जो 200 मार्क्स का जो पेपर है उसके लिए जो टाइम है दैट इज 3 आवर्स, ठीक है। तो 3 घंटे का आपको टाइम मिलता है इसमें। और इसमें लगभग ऐसा है कि इसमें जैसे फॉर एग्जांपल एसेज है, तो एसेज में सर्वसाधारण कुछ एसे दिए जाते हैं। और आपको ऑप्शन होता है उसमें। जैसे अभी सपोज आपको अगर 6 एसे दिए गए, तो 6 एसेज में से 4 एसेज आपको लिखने होते हैं। और हर एसे जो होता है ना उसमें 300 वर्ड्स तक आपको लिखना होता है। ये थोड़ा सा मैं एडिशनल बता दे रहा हूँ, ओके। और कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें भी वो आपको कभी ऑप्शन देते हैं, कभी नहीं देते हैं। तो जैसा एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि आर्गुमेंट्स लिखने हैं आपको। हाँ, प्राइवेसी इज एन इलिटिस्ट आइडिया, ये 2019 का एक पेपर था, उसमें से एक क्वेश्चन मैंने उठाया। तो इसके ऊपर आपको आर्गुमेंट्स लिखने हैं। तो ये 20 मार्क का एक क्वेश्चन होता है और ऐसे 2 क्वेश्चंस लिखने होते हैं। उसके बाद फिर आपको 200 वर्ड्स में कुछ क्वेश्चंस लिखने होते हैं। जैसे रिपोर्ट्स उन्होंने कहा है, रिपोर्ट्स, हाँ, तो उसमें भी 10 मार्क के 2 क्वेश्चंस पूछते हैं। और फिर 15 मार्क्स का प्रेसीज पूछते हैं, वो प्रेसीज राइटिंग 15 मार्क्स का, ठीक है। और एक पैसेज दिया है, वो भी उस पैसेज के ऊपर 20 मार्क्स है। 20 मार्क्स में आपको 5 क्वेश्चंस लिखने हैं एंड ईच क्वेश्चन इज फॉर 4 मार्क्स, ठीक है।
और फिर आपको ग्रामर है, जैसे ग्रामर में 10 मार्क्स का एक ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक्स वाला एक क्वेश्चन है। फिर एक क्वेश्चन है आपको कि मीनिंग फाइंड आउट करने का, तो उसमें भी 5 क्वेश्चंस है। एक क्वेश्चन है कि सेंटेंस को करेक्ट करना है। ओके, सो दैट इज 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन। ओके, तो इस तरह से इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ऑलमोस्ट 6 बड़े क्वेश्चंस में होता है, और 6 बड़े क्वेश्चंस में अलग अलग छोटे छोटे सब क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे सब क्वेश्चंस होते हैं। तो ये हो गया आपका इस 120 मार्क्स का डिवीजन। ओके, 120 मार्क्स का ये डिवीजन हो गया। और जो 80 का मैंने बताया, 80 का, तो जस्ट अ मिनट। ओके, सो हाँ, तो ये हो गया आपका ये हो गया आपका टोटल जो 200 मार्क्स का जो पेपर था, जो 3 आवर्स के लिए, उसका डिस्क्रिप्शन। अभी जो फर्स्ट पेपर जो है ना, उसके ऊपर चलते हैं, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर। अभी इसमें एक बात ध्यान रखो, मैंने अभी जस्ट आपके सामने जो बात बताई, इन दैट व्हाट आई हैव मेंशन, पेपर 1 है, पेपर 2 है। पेपर 1 जो है जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस का, पेपर 2 जो है जनरल स्टडीज, ओके, जीएस, एसए, प्रेसिज कॉम्प्रिहेंशन 200 मार्क्स का, और ये पेपर 250 मार्क्स का। ये मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन पेपर है, 125 क्वेश्चन है इसमें, और इसमें टाइम है अपना 2 आवर्स। इसमें 3 घंटा 3 आवर्स। ओके, 200 मार्क्स और 6 क्वेश्चंस लगभग इसमें होते हैं। ये बात ध्यान में रखो, ये टोटली रिटर्न है और ये टोटली मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन है। ओके, मल्टीपल चॉइस, तो इसके बारे में हमने अभी बात करी है। अभी हम चलते हैं इस क्वेश्चन पेपर के तरफ। ओके, जनरल एबिलिटी वाला जो क्वेश्चन पेपर है एंड इंटेलिजेंस, उसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग सिस्टम है। नाउ व्हाट इज हियर, देखो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट पेपर जो है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आपका फर्स्ट पेपर होता है, इसका इवोल्यूशन फर्स्ट पहले होता है। ओके, इसको पहले इवेल्युएट करते हैं। इसमें अगर मिनिमम स्टैंडर्ड, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अगर नहीं मिलते हैं, तो आपका सेकंड पेपर जो होता है ना, सेकंड पेपर जो है वो चेक नहीं किया जाता। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। हाँ, सो फर्स्ट पेपर दैट इज evaluated first, and evaluation of second paper that will be done only candidate obtain minimum qualifying marks in paper 1. So paper 1 is most important paper. पेपर 1 में जब तक आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपका पेपर 2 चेक नहीं किया जाए। ओके, तो मल्टीपल चॉइस वाला जो क्वेश्चन पेपर है ना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी और दूसरी एक बात कि पेपर 1 और पेपर 2 ये दोनों के भी ना क्वालिफाइंग मार्क्स अलग अलग होते हैं। हाँ, ये दोनों जो है पेपर 1 और पेपर 2, इन दोनों में भी जो यूपीएससी होता है उसका डिस्क्रेशन होता है, और यूपीएससी दोनों पेपर्स के अपने हिसाब से, अपने डिस्क्रेशन मतलब अपने अधिकार से, वो दोनों पेपर्स का अलग अलग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी रख सकते हैं। ओके, सो वो होते ही है, ठीक है, लेकिन वो दैट इज
that depends on the discretion, that is अधिकार of the यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का वो अधिकार है। तो ये बात ध्यान में रखना, मतलब दीज आर टेक्निकल थिंग्स विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। अभी ये जो फर्स्ट पेपर है ना, उसमें सिलेबस क्या क्या है, तो फर्स्ट पेपर का सिलेबस जो है वो है आपका मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी में क्या क्या आएगा, रीजनिंग आएगा, ठीक है, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इतना मतलब सिलेबस बहुत ज्यादा होता है। डेटा इंटरप्रिटेशन, DI। रीजनिंग नॉर्मली क्या होता है ना कि लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को पूछते हैं, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग के वो क्वेश्चंस पूछते हैं। अभी जैसे आपको वेन डायग्राम पता है क्या, वेन डायग्राम? Yes, sir. यस, वेन डायग्राम। सिलोगिज्म पता है आपको, सिलोगिज्म? पजल्स पता है आपको? Yes. ब्लड रिलेशंस वाले क्वेश्चंस पता है आपको? ब्लड रिलेशन, Yes, sir. Yes, sir. डायरेक्शन, Yes, sir. ग्रेट। ये आपके सिलेबस में है सब कुछ? इज दिस मेंशन इन योर सिलेबस? Sir, I don't know about blood relation. हाँ, I don't know about blood relation question. ओके, अच्छा, ठीक है। रैंकिंग रोज वाले क्वेश्चंस है क्या आपके सिलेबस में? 9th 10th वगैरह सिलेबस में है रैंकिंग रोज वाले प्रॉब्लम्स है क्या? नहीं होगे शायद, No, नहीं sir. होगे, लेकिन बेसिक एक होता है, ठीक है। तो लॉजिकल रीजनिंग एक सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, एंड दिस इज स्पेसिफिकली डिवाइडेड इनटू वर्बल एंड नॉन वर्बल। जैसे नॉन वर्बल में ना ये सब जैसे चित्रकारियां होती है, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, मिरर इमेजेस, वाटर इमेजेस, लाइक दैट, ओके। तो काफी सारा उसमें होता है। जैसे देखो, आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ने स्कॉलरशिप की एग्जाम्स दी होगी, so in that scholarship examination is a base of this reasoning and quantitative aptitude, data interpretation, ठीक है। दिया है क्या स्कॉलरशिप का एग्जाम्स, किसी ने क्वालिफाई किया है? Sir, मैंने Yes, sir. Yes. गुड गुड। सो जो स्कॉलरशिप का जो आपका सिलेबस है ना, बस उसी को थोड़ा सा आगे उसी का प्रैक्टिस कंटिन्यू कीजिए, ठीक है, रीजनिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए, ओके। सेकंड जो है जनरल साइंस होता है, जनरल साइंस। अभी जनरल साइंस में क्या पूछेंगे आपको, तो जनरल साइंस में जो साइंस से रिलेटेड जो जनरल अवेयरनेस होता है, ओके, साइंस के जो फिनोमेना होते हैं, साइंटिफिक फिनोमेना होते हैं, उसके बारे में वो पूछेंगे आपको, ओके। एंड स्पेसिफिकली उसमें जैसे हम लोग सुनते हैं ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ओके, एनवायरमेंटल साइंस, जैसे मैंने कल बताया था आप लोगों को कि फ्लोरा एंड फाउना के बारे में, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस, इवन आपका जो जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो होता है, लेकिन नॉट एग्जैक्टली एकेडमिक लेवल, एप्लीकेशन लेवल का, एप्लीकेशन लेवल का, है ना। जैसे अभी फॉर एग्जांपल अलग अलग डिसीजेस होते हैं, हाँ, कौन से टाइप से डिसीजेस के बताइए, विच आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीज? हाँ, एक्यूट एंड क्रोनिक, ओके। उसके जैसे अभी वायरल डिसीज हम बोलते हैं, तो ऐसे ऐसे कौन से टाइप्स हैं? Bacterial. यस, बैक्टीरियल, और Protozoa, sir. और Bacterial, fungal. हाँ, यस, फंगल, Sir, protozoa. प्रोटोजोआ, यस, वेरी गुड। हाँ, ये Get जब ग्रेजुएशन में आते हैं ना, तो ये भूल जाते हैं, ये ऐसे कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है। साइंस पढ़ने के बाद भी लोग भूल जाते हैं, चलो ठीक है। तो इसमें फिर अलग अलग डिसीजेस के नाम आते हैं, जैसे अभी वायरल में अभी ये कोरोना वायरस है, ठीक है। तो कोरोना के जैसे काफी सारे वायरल अलग डिसीजेस होते हैं। तो ये क्या हो गया, जनरल साइंस मीन्स व्हेन वी आर इन, like when we are hearing some diseases like corona, so you need to have a list of other viral diseases also. You should understand कि what are other diseases, कौन से इसी टाइप के कौन से diseases है, because that year you can get question related to these particular disease also, है ना। फिर
साइंस में काफी बातें हैं, जैसे किडनी है पूरा। देखो एक ध्यान में रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको जो पूरी ह्यूमन एनाटॉमी जो होती है ना, मानव शास्त्र जो होता है ना, वो आपको पता होना चाहिए। ओके, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सो आपको मेंटल एबिलिटी होगी, जनरल साइंस हो गया, फिर करंट अफेयर्स नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वाला, कल ही मैंने बताया था। इसमें आपको कल्चर के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, म्यूजिक है, आर्ट्स है, ठीक है, लिटरेचर है, स्पोर्ट्स है, ओके, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती है वो है, डेवलपमेंट है, विकास है, इंडस्ट्री, बिजनेस, इंटरनेशनल इंटरनेशनल न्यूज, एवरीथिंग एवरीथिंग इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आएगा करंट अफेयर्स में। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, एंड देन इकोनॉमी, स्पेसिफिकली इंडियन इकोनॉमी। तो फिर से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे मैंने कहा, तो वो पूरे 3 विंग्स आ गई हमारी डेमोक्रेसी की। ओके, पार्लियामेंट्री सिस्टम आ गया, जुडिशियरी आ गई, लेजिस्लेचर आ गया, एग्जीक्यूटिव आ गया, सब कुछ आ गया, फंडामेंटल राइट्स वगैरह सब आ गया। इकोनॉमी में मैंने कल ही थोड़ा सा डिस्कशन किया था इसके बारे में। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, रीजनल डेवलपमेंट, हाँ, फिर बजट है, टैक्सेशन है, काफी सारी बातें आ गई उसमें। और फिर हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सो हिस्ट्री ऑफ इंडिया जब भी हम बोलते हैं ना, देखो अभी सेकंड जो पेपर था उसमें उन्होंने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री मेंशन किया, उन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंडिया मेंशन किया है। और जैसे ही हिस्ट्री ऑफ इंडिया की हम बात करते हैं तो इसमें फिर एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री तीनों चीजें आ जाती है। सेकंड पेपर में उन्होंने जो ऐसे से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है ना, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस, सो दीज ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस में वो स्पेसिफिकली उन्होंने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री डाला है। बट हियर इन फर्स्ट पेपर दे हैव मेंशन हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सो हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ एंशियंट हिस्ट्री एंड मेडिवल हिस्ट्री। ओके, तो ये सब कुछ सिलेबस आपको फर्स्ट पेपर में है। एंड कीप इन माइंड, this is a syllabus which is also common for your UPSC civil services exams, your UPSC, your MPSC state services examinations, MPSC की सारी examinations, staff selections की examinations, इंटेलिजेंस ब्यूरो की कभी कभी वैकेंसीज निकलती है उसकी एग्जाम्स, रेलवेज की हमारे यहाँ पे एग्जाम्स होती है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड उसकी एग्जामिनेशंस। लेकिन ये जो है ना, ये लोअर मतलब ये सबऑर्डिनेट पोजीशंस वाली एग्जामिनेशन होती है, और हम जो बात कर रहे हैं ये क्लास 1 ऑफिसर्स वाली। ओके, तो अभी मैंने बताया आप लोगों को कि GS1 था हमारा, GS2 है, GS1 में हमें बिल्कुल क्वालिफाई होना ही है, और GS2 जो है उसमें भी हमें स्कोरिंग करना है। तो अभी GS1 के मार्क्स थे हमारे 250, GS2 के मार्क्स थे हमारे 200, है ना। इसमें हमें क्वालिफाई होना ही है, इसमें क्वालिफाई होंगे तो ही हमारा सेकंड पेपर जो है चेक होगा। तो इसमें हम क्वालिफाई हो गए, अच्छे मार्क्स मिल गए, ये सेकंड पेपर है, ये हो गए टोटल 450। इसके इसके अलग अलग क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे। फिर हमारा इंटरव्यू रहेगा 150 मार्क्स का, अवर इंटरव्यू इज फॉर 150 मार्क्स। ओके, टोटल कितना हो गया 600। तो आपका जो फाइनल सिलेक्शन जो होता है ना, दैट इज बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन in written examination and the interview। तो आपका फाइनल मेरिट जो होगा वो किसके आधार पे होगा, और आपका इंटरव्यू भी यूपीएससी ही लेती है, 150 मार्क्स उसमें होते हैं, और ये 450 आपके रिटर्न के, 150 आपका 600 में से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे 600 में से इसके पहले जो स्टूडेंट्स के जो सिलेक्शन हो चुके हैं ना, तो जो लास्ट कैंडिडेट था इसमें, जैसे मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स बता देता हूँ। 2018 का एक स्टैटिस्टिक्स है जिसमें जो जनरल कैटेगरी का जो लास्ट कैंडिडेट था उसके मार्क्स थे 282, 282। जो ओबीसी कैंडिडेट था उसके मार्क्स थे 281, 281। ओके, जो शेड्यूल कास्ट का जो कैंडिडेट था उसके मार्क्स थे 255। शेड्यूल ट्राइब का जो कैंडिडेट था उसके मार्क्स थे 251, और एक्स सर्विस मंथ्स जो है उसके मार्क्स थे 169।
ये लास्ट कैंडिडेट के मार्क्स है। मतलब सपोज अगर जनरल ओपन कैटेगरी के अगर सपोज 100 कैंडिडेट्स सिलेक्ट होते हैं तो उसमें जो लास्ट कैंडिडेट होगा ना उसके मार्क्स 282 है। उससे ज्यादा लाइक उसके ऊपर किसी को 300 भी रहेंगे, किसी को 320 भी रहेंगे, किसी को 340 भी रहेंगे। ठीक है, हाँ, ये लास्ट है ओबीसी, ये लास्ट है एससी, ये लास्ट है एसटी और ये लास्ट है एक्स सर्विसमैन के लिए। तो लाइकवाइज ऐसे ही 217 का एक फाइनल कट ऑफ है। तो उसमें 2017 का जो एग्जाम हुआ था उसमें लास्ट रैंकर जो था, मतलब लास्ट कैंडिडेट जो था, उसके मार्क्स थे 316 ओपन में। ओके, ओबीसी में भी 316 थे, शेड्यूल कास्ट में 295 और शेड्यूल ट्राइब में 299 और एक्स सर्विसमैन के 183। ओके, सो लगभग आप एक समझ लीजिए कि एट प्रेजेंट आउट ऑफ 600 इसमें जो मास है ना दैट इज 50%। मतलब अभी ये 316 है और ये 282 है। तो इसका अगर हम मीन निकालते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि इफ यू आर गेटिंग 50% प्लस मास, 300 प्लस अगर मास मिल जाते हैं तो you can qualify, you got selected on the post of assistant commandant. Okay, on the post of assistant commandant. Okay, तो ये है आपका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन। एक लास्ट बात मैं बता देता हूँ, जैसे मैंने फिजिकल, जैसे आप रिटर्न क्वालिफाई होते हो, सो आफ्टर क्वालिफाइंग रिटर्न you need to send detailed application form to the UPSC for the interview purpose, and in that, but before that आप लोगों को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसे पीईटी कहा जाता है, वो क्वालिफाई करना होता है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होती है। तो जैसे फिजिकल स्टैंडर्ड में मैंने बताया कि आपका हाइट इतना होना चाहिए, वेट इतना होना चाहिए, वो हो गया। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में जैसे 100 मीटर का रेस होता है, रनिंग होता है। ये मेल्स के लिए ये 16 सेकंड्स में करना होता है, फीमेल्स के लिए 18 सेकंड्स में करना होता है। एक बात होगी, 100 मीटर का रेस फीमेल्स के लिए 18 सेकंड, मेल्स के लिए 16 सेकंड। दूसरा होता है सेकंड इज 800 मीटर का रेस। ये मेल कैंडिडेट के लिए 3 मिनट्स 45 सेकंड में करना होता है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 4 मिनट्स 45 सेकंड में करना होता है। ओके, 800 मीटर का रेस, 800 मीटर का रेस मतलब 1 किलोमीटर से कम, 3 मिनट 3 मिनट्स 45 सेकंड, एंड फॉर वुमेन कैंडिडेट 4 मिनट्स 45 सेकंड। ठीक है, दो बातें हो गई क्लियर। 100 मीटर का रेस मेल के लिए 16 सेकंड, फीमेल के लिए 18 सेकंड। 800 मीटर का रेस मेल कैंडिडेट के लिए 3 मिनट 45 सेकंड, फीमेल कैंडिडेट के लिए 4 मिनट्स 45 सेकंड। ठीक है, तीसरा जो पार्ट है इसमें लॉन्ग जंप होता है। लॉन्ग जंप लांब उडी म्हणतो आपण त्याला। ओके, ये मेल के लिए होता है 3.5 मीटर का लॉन्ग जंप, और फीमेल कैंडिडेट के लिए होता है 3 मीटर का लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप मेल कैंडिडेट के लिए 3.5 मीटर, और मेल कैंडिडेट के लिए 3.5 मीटर, फीमेल कैंडिडेट के लिए 3 मीटर्स। दोनों को चांसेस बराबर होते हैं, दैट इज 3 चांसेस होते हैं, 3 चांसेस होते हैं। 3 चांस में 1 2 3 चांस में आपको वो जो छलांग लगाने की जो बात होती है ना, 3 चांस में वो आपको क्लियर करना होता है लॉन्ग जंप। ओके, और एक होता है शॉर्ट पुट, मतलब जो
एक आपको वेट दिया जाएगा, उसको आपको फेंकना है। तो ये केवल दिस इज अप्लीकेबल ओनली फॉर द मेल कैंडिडेट। लगभग 7.26 kg 7.26 kg का एक वेट होता है, ज्याला आपण मराठीत गोळा म्हणतो, 7.26 kg का, उसे आपको फेंकना है 4.5 मीटर्स तक मेल कैंडिडेट को। इसके आगे जाना चाहिए, फीमेल के लिए ये नहीं है। तो ये हो गया आपकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें शॉर्ट मतलब हम शॉर्ट रेस बोलेंगे, लॉन्ग रेस बोलेंगे, लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट। ओके, वंस यू क्वालिफाई फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, दे विल कॉल यू फॉर मेडिकल स्टैंडर्ड्स। मेडिकल स्टैंडर्ड्स में फिर आपको लाइक एवरीथिंग दे विल चेक। उसके उसमें अगर किसी को डिस्क्वालीफाई कर दिया तो देर इज अ यू कैन पुट योर अपील in front of those personals which are appointed by the Ministry of Home Affairs। उनके सामने आप अपील कर सकते हो। और अगर आपको आपके अपील को कंसिडर करके आपको इंटरव्यू में दिया जाता है बैठने के लिए, मतलब इफ यू क्वालिफाई फॉर द इंटरव्यू, दे लाइक मतलब जैसे आप रिटर्न क्वालिफाई करते हो तो आप इंटरव्यू में जाती हो नेचुरली, लेकिन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी आपको क्वालिफाई करनी होती है। मेडिकल स्टैंडर्ड्स में अगर कुछ गड़बड़ी हो गई तो आप अपील कर सकते हो और आपको इंटरव्यू के लिए मतलब जाने वो अलाउ करते हैं। एंड अगर इन केस मेडिकल स्टैंडर्ड्स में फाइनली आपको अनफिट ही डिक्लेयर किया तो आपकी सीट चली जाती है, ठीक है, दूसरों को उसमें चांस मिलता है। So these are the things related to these paramilitary forces examinations, very important examination। The most important thing related to paramilitary forces is that कि आपको जो 5 सर्विसेज है पैरामिलिट्री में, जो 5 सर्विसेज है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आईटीबीपी, इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस फोर्स और सशस्त्र सीमा बल, इसमें से आप जो प्रेफरेंसेस दोगे उस प्रेफरेंसेस के हिसाब से आपको अलाउ किया जाता है, डिपेंड ऑन योर ऑल इंडिया रैंक, ठीक है। सो काफी अच्छी सर्विसेज है। मेनी ऑफ द पीपल, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, मेनी ऑफ द पेरेंट्स आर नॉट अवेयर अबाउट दिस सर्विसेज। इसमें कुछ कुछ लोगों को लगता है कि काफी ज्यादा रिस्क फैक्टर होता है। रिस्क इज एवरीवेयर देयर इन लाइफ। ओके, रिस्क जो होती है वो हर जगह पे है, लेकिन आपको इस माध्यम से समर्पित भावना से एक अच्छा करने का मौका जरूर मिलता है। जैसे हम डिफेंस फोर्सेस में जाते हैं तो वैसे ही पैरामिलिट्री फोर्सेस होती है, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स रिलेटेड टू पैरामिलिट्री फोर्सेस। एक थोड़ा सा बता देता हूं मैं। अगर आप आईटीबीपी में जाते हो तो इंडो टिबेटियन जो बॉर्डर है वहीं पे आपका रिक्रूटमेंट होगा। अगर आप बॉर्डर सिक्योरिटी में जाते हो तो बॉर्डर्स जो है भारत की पाकिस्तान के साथ और भारत की चाइना के साथ, वहां पे आपका पोस्टिंग होगा। अगर आप सशस्त्र सीमा बल में जाते हो तो ये एक एक्सक्लूसिव फोर्स है। अगर आप आईटीबी सीआईएसएफ में जाते हो तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक प्रशिक्षण, केंद्रीय औद्योगिक फोर्स है ये। इसके माध्यम से आप लोग जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जहाँ पे सुरक्षा चाहिए होती है, जैसे हमारे एयरपोर्ट्स भी हो गए, तो डोमेस्टिक एयरपोर्ट हो या इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, इसकी जो सारी सुरक्षा होती है उसका इंतजाम सीआईएसएफ वाले करते हैं। जैसे हमारे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है ना, वहाँ की सुरक्षा ये लोग करते हैं। और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये रिजर्व पुलिस है, इनका उपयोग हर जगह पे किया जाता है। जैसे दंगे होते हैं तो उसमें ये लोग उतरते हैं, कई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होती है तो उसमें, इलेक्शंस में ये लोग बंदोबस्त में होते हैं। सो एवरीवेयर देयर इज अ यूज ऑफ। और फिर हमारे जैसे नक्सलाइट फोर्सेस हो या टेररिस्ट फोर्सेस हो, उसके खिलाफ भी सीआरपीएफ के जवानों का उपयोग किया जाता है। पुलवामा का अटैक आपने सुना होगा। सो पुलवामा जो अटैक हुआ था वो कौन से इस पे हुआ था, किस पे हुआ था? पुलवामा का जो अटैक हुआ था, हैव यू हर्ड अबाउट? CRPF soldiers. सीआरपीएफ के ऊपर है ना, सीआरपीएफ के ऊपर हुआ था। ओके, सो इट्स अ ग्रेट फोर्स, इट्स अ ग्रेट फोर्स। one of my student from Mumbai itself, he qualified this paramilitary forces assistant commandant examination at a very young age। 24वें साल में ही वो मेरा जो स्टूडेंट है वो क्वालिफाई हुआ, राहुल यादव फ्रॉम घाटकोपर, एंड हिज फादर इज वर्किंग इन द महाराष्ट्र पुलिस।
at the good level or at the officer level, and he qualified. He joined my institution at a very quite young age. जब वो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे था तो मेरे यहाँ पे कालाचौक की ब्रांच उसने ज्वाइन किया था, और वो यूपीएससी की अच्छे से प्रिपरेशन की, और यूपीएससी की प्रिपरेशन मतलब सिविल सर्विसेज की उसने प्रिपरेशन की बेसिकली, बट ही क्वालिफाइड दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो नाउ ही इज इन अ ट्रेनिंग। ओके, वो ट्रेनिंग ले रहा है, वो अभी तैयार हो रहा है असिस्टेंट कमांडेंट। ओके, और महाराष्ट्र से बहुत कम स्टूडेंट्स हुए थे, एक 7-8 ही स्टूडेंट्स हुए होंगे 2019 में। तो पूरे मुंबई, ठाणे और ये सारे पूरे रीजन से अकेला संबोधि करियर एकेडमी का ही स्टूडेंट था, तो विच इज अ वेरी ऑनरेबल एंड प्राउड फीलिंग फॉर मी ऑल्सो। और एक स्टूडेंट मेरा काफी पहले क्वालिफाई हुआ, आदम शेख, जो अभी आईटीबीपी में है, इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस फोर्स, वो भी मेरे कालाचौक की ब्रांच में ही मेरे पास उसने यूपीएससी के लिए एक जो प्रोग्राम था हमारा, तो वो अटेंड किया था, मतलब एक नॉट प्रोग्राम, एक कोचिंग था हमारा, so that was attended by him and he qualified that examination 2012-13 में उसने क्वालिफाई किया। so now he is at a very senior level। जैसे आप असिस्टेंट कमांडेंट बन जाते हो तो असिस्टेंट कमांडेंट से फिर डिप्टी कमांडेंट, और फिर जाते जाते आप कमांडेंट वगैरह लेवल और काफी हायर पोजीशंस पे आप जाते हो। ओके, so these are the things which are related to assistant commandant examination। now any question related to this session? हमारा अभी कंक्लूड हम कर रहे हैं। any question? आई होप कि एवरीथिंग, बिकॉज मैंने जितनी भी बातें थी इससे रिलेटेड वो मैंने बताने की कोशिश की है। सो ये असाइनमेंट, हाँ बोल। असाइनमेंट नाही, असाइनमेंट मी नेक्स्ट वीक मध्ये देणार आहे, असाइनमेंट मी नेक्स्ट वीक मध्ये देईल, आताच नाही। ओके, सो टुमारो ॲट सेम टाइम 10:45 को डॉक्टर जोसेफ रॉड्रिक सर, जो फॉर्मरली सिलेक्टेड ऑफिसर है इंडियन डिफेंस रिसर्च सर्विसेज के, so he will discuss with you personality enrichment, personality development for UPSC interview and all other examinations। okay, how you should develop your personality for all other central government examination, defense examinations, paramilitary or whatever state services examinations। so डॉक्टर जोसेफ रॉड्रिक्स का जो सेशन है वो बिल्कुल ही मिस मत कीजिए। और संडे का मैंने ऑलरेडी टाइम बता दिया है कि डॉक्टर तुषार शिंदे, जो मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं और जो इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विसेज में है, सीनियर डिविजनल पर्सनल ऑफिसर पुणे में, जो रेलवे सर्विसेज के रिसिपिएंट है, सॉरी रेलवे मिनिस्ट्री के अभी रिसेंटली उन्हें अवार्ड मिला है। ओके, बहुत ही अच्छा काम करने की वजह से। सो उनका जो है संडे को रहेगा सेम इंटरनेशनल सिविल सर्विसेज के बारे में उनका सेशन रहेगा। नेक्स्ट 2 डेज मेरे सेशंस नहीं रहेंगे। 24 को हमारा गैप रहेगा, और 24 को मैं आप लोगों को, मतलब 24 को छुट्टी हमारी, तो 24 को मैं आपको डिटेल सेशन जो है, जैसे 25 से हो या 26 से हो, वट एवर जो सेशंस रहेंगे हमारे 25 से लेके अगर रहते हैं तो 25 से, नहीं तो 26 से भी हो सकते हैं, 26 से भी हो सकते हैं। तो जो हफ्ते भर का जो हमारा सिलेबस के ये जितने भी हमने हिस्ट्री ज्योग्राफी डिस्कस की है, सो वी शैल डिस्कस डिफरेंट टॉपिक्स नाउ। ओके, नेक्स्ट और एनडीए सीडीएससी का एक सेशन रह गया है, तो वो नेक्स्ट वीक में हमारा होने वाला है। ओके, सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड दिस सेशन। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर। बाय सर। Bye, sir. Thank you, sir.